नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं वो है चुनाव आयोग। और मानसून सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्तियां, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक को राज्यसभा में पेश किया। ये जो बिल है वो मतदान अधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर मार्च में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आया है। और इस बिल में कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव दोनों पहलू जुड़े हुए हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि इससे सीईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्तियों में पारदर्शिता कैसे बनी रहेगी। अब चलिए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ केंद्रीय जांच ब्यूरो के जो सीबीआई के निदेशक के मामले में अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया के समान चयन प्रक्रिया की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। चूंकि सीबीआई के डायरेक्टर का चयन एक समिति द्वारा किया जाता है जिसमें प्रधानमंत्री और सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। लेकिन मार्च 2023 में न्यायालय ने चुनाव निगरानी संस्था के सदस्यों की नियुक्ति की केंद्र की वर्तमान प्रणाली को सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। और संविधान के अनुच्छेद 324(2) की ओर इशारा करते हुए न्यायालय ने संसद से सीईसी और ईसी मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमीशन के चयन के मानदंड, सेवा शर्तों और कार्यकाल के संबंध में एक कानून बनाने की बात की। तब तक शीर्ष अदालत ने ये नियुक्तियां करने के लिए प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता का एक पैनल बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या महत्व है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाना है। कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बरकरार रखनी होगी, नहीं तो इसके विनाशकारी परिणाम होंगे। और जो निष्पक्षता बढ़ाना होगा और नियुक्ति प्रक्रिया को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से बचाने के लिए सीजेआई की उपस्थिति आवश्यक थी। अब इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि सीजेआई की उपस्थिति नियुक्तियों पर कार्यपालिका की अनियंत्रित और जो बेहिसाब पकड़ है उसको खत्म कर सकती, क्योंकि सभी सरकारें पोल पैनल में हाँ मिलाने वाले लोगों को चाहती हैं। और अगर पोल पैनल में सीजेआई होंगे तो उन पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए, जिस पर बात हो रही है कि जो वर्तमान चयन प्रक्रिया है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक एक नवनियुक्त इलेक्शन कमीशन के साथ गंभीर अन्याय होता है। चाहे उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड कितना भी शानदार हो, बेदाग क्यों ना हो, फिर भी उन्हें पक्षपात के चश्मे से देखे जाने का खतरा रहता है। इस कारण से आयोग की तटस्थता को बनाना होगा, उसकी पारदर्शिता को बढ़ाना होगा और स्वतंत्रता के बारे में सार्वजनिक धारणा को बेहतर बनाने के लिए एक कॉलेजियम का होना जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कॉलेजियम मॉडल की आलोचना की जा रही है। दरअसल यहाँ सरकार का और अन्य चीज़ों का लोगों का तर्क है कि कॉलेजियम मॉडल भी सही नहीं है। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति भी कॉलेजियम मॉडल से माध्यम से की गई है और उनमें से कुछ ने खुद को उम्मीदों पर खरा साबित नहीं किया। दूसरी आलोचना सीजेआई को कॉलेजियम में शामिल करने को लेकर है कि सीजेआई एक कानूनी विशेषज्ञ हो सकते हैं लेकिन उम्मीदवारों को शायद ही जानते हो। दूसरा, अगर नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो वह फैसले पर कैसे बैठ सकते हैं। तो सीईसी और अन्य ईसी से संबंधित जो विधेयक है 2023 में रखा गया है, इसमें क्या है समझिए। दरअसल जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो चुनाव आयुक्त हैं दूसरे, उनकी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को पलटने के उद्देश्य से सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक पेश किया। और जो केंद्र का विधेयक है वो भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों के चयन के लिए प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा एक नॉमिनेटेड एक कैबिनेट मंत्री की एक समिति स्थापित करने का प्रोविजन करता है। अब इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे सीजेआई को पैनल से हटाया जाना चाहिए। विधेयक में जो सीईसी और ईसी के चयन के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करने का प्रोविजन किया गया है। अब यह लोकसभा में विपक्ष के नेता को भी चयन समिति का सदस्य बनाता है। अब इसमें बात हो रही है कि ईसीआई में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, लोगों के बीच से एक सीईसी और एक अन्य ईसी शामिल होंगे जो भारत सरकार के सचिव के समकक्ष पद पर हो या रहे हों, ईमानदार हों और चुनाव के प्रबंधन और संचालन का ज्ञान और अनुभव होगा। अब प्रक्रिया समझिए। जो सबसे पहले कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक खोज समिति होगी, जो एक सर्च कमेटी होगी, जिसमें चुनाव से संबंधित मामलों में जिसको नॉलेज हो और उसका अनुभव हो, ऐसा रखने वाले सचिव के पद से नीचे के 2 सदस्य शामिल होंगे और 5 व्यक्तियों का एक पैनल तैयार होगा।
इसके बाद इसे चयन समिति को भेजा जाएगा और जब 5 व्यक्तियों का पैनल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसे चयन समिति को भेजा जाएगा। और ये जो चयन समिति है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो सर्च कमेटी के पैनल में शामिल लोगों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है। अब सीईसी और ईसी की शर्तें अगर अनचेंज रहती हैं तो 6 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते, जो भी हो वही कार्यकाल रहेगा। क्योंकि इस बिल में कहा गया है कि सीईसी और ईसी का वेतन कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। अब तक चुनाव आयुक्त जो अब तक चुनाव आयोग था वो अधिनियम 1991 के अनुसार उसका वेतन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था। हालांकि राशि वही है। अब चुनाव आयोग का जो अधिनियम है 1991 को इसको निरस्त करने की बातें भी हो रही है। इस अधिनियम के माध्यम से जो नया अधिनियम रखा गया है वो क्या करेगा, ईसीआई के बिजनेस को डायरेक्टेड करने की बात की गई। तो ईसीआई जो काम करेगा उसको डायरेक्शन दिया जाएगा। अब इस बिल में ये भी कहा गया कि जो ईसीआई का कामकाज है जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए। यदि कोई मतभेद है उसमें तो बहुमत की राय मानी जाएगी। अब इसमें कुछ पॉजिटिव बातें भी, जैसे एक सर्च कमेटी का गठन करना, उसमें से 2 अन्य सदस्य सरकार के सचिव स्तर से नीचे के नहीं होंगे और वो चयन समिति के 5 सदस्यों का एक पैनल तैयार करेंगे। तो चुनाव संचालन में अनुभव रखने वाले अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और ईसी को हटाने से सुरक्षा कैसे मिल रही है कि विधेयक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोविजन ये है कि 2 चुनाव आयुक्तों को हटाने से बचाने का प्रयास करता है, उन्हें सीईसी के बराबर लाता है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की तरह महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। और पिछले 2 दशकों से लगभग इसकी मांगें भी चल रही थी। अब इसके लिए चिंता क्या है कि जो चयन समिति शार्ट लिस्ट करेगी, शार्ट लिस्ट वो क्या करेगी, इसके बाहर से भी किसी व्यक्ति को चुन सकती है। तो ये शार्ट लिस्टिंग कमेटी है, इसके अधिकार को कमजोर कर देगा ये बिल। और जो देखा जाए कि जब तक इलेक्शन कमीशन का वेतन कैबिनेट सचिव के समान है, तो वरीयता वारंट में उसका रैंक कम किया जा रहा है। क्योंकि पहले जो ये था वो उसका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के समान था। तो देखा जाए तो उसकी वरीयता भी कम करी जा रही है। तो अब मॉडल को सही करने के लिए, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कॉलेजियम मॉडल हो या राज्यसभा विधेयक में जो बातें प्रस्तावित की गई वो, अगर नियुक्ति के लिए पूर्व शर्त के रूप में सर्वसम्मत फैसले को जोड़ा जाता है तो कॉलेजियम प्रणाली अधिक विश्वसनीय होगी। अब यहाँ चिंता यह होती है कि इससे विपक्ष के नेता को वीटो का अधिकार मिल सकता है। लेकिन इस चिंता का सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब विकल्प कैबिनेट सचिव के लीडरशिप वाली समिति द्वारा चुने गए 5 उम्मीदवारों तक सीमित हो। तो देखा जाए तो भारत का चुनाव आयोग लंबे समय से दुनिया भर में लोकतंत्र का एक चमकदार प्रतीक रहा है। और इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कानून निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसकी विश्वसनीयता और स्थिति पर किसी भी प्रश्न चिन्ह की संभावना को कम करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय मौजूद हों और कहीं पर भी कोई उस पर उंगली नहीं उठा सके कि मुख्य चुनाव आयोग ने डिसीजन सही नहीं लिया। उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करें।